बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। दो खबरें पाकिस्तान से होंगी और एक खबर होगी बरतानिया से। बहुत अच्छी और तीनों हौसला अफजा खबरें हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जाली निज़ाम को बचाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो दम तोड़ रही हैं और ये जाली निज़ाम नहीं बच पाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसने ज़मीन बोस होना ही है। और अब जो लोग इनको लेके आए थे और जो ताकतवर हुक्मरान जो इनको लेकर आए थे, अब वो भी पछता रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, जो उस वक्त तरफदार थे इनके बड़े बड़े दानिश्वर, जो बंद कमरों में बैठकर ये कहते थे कि जनाब ये कर गुजरो, इमरान खान बिल्कुल यतीम है, लावारिस है, कोई इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस ये कर गुजरो। और उन्होंने कर गुजरा। अब वो भी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वो तमाम के तमाम जो हैं, अब वो भी कहीं भी जाते हैं तो वो भी अब टीवी चैनल्स पे आके लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं कि जनाब ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, इमरान खान को हटाया क्यों, इमरान खान को अगर आपके पास कोई प्लान नहीं था तो पाकिस्तान की मईशत क्यों तबाह कर दी, नौजवानों को बेरोजगार क्यों कर दिया, ये आप कर क्या रहे हैं, ये क्या फतवेबाजी शुरू की हुई है। अब वो ये लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। और असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि हवा बदल रही है और ज़माने की हवा बदल रही है और प्लेयर्स बदल रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बदल रहे हैं, इसलिए वो जा रहे हैं हवा के साथ साथ। अब हवाओं का रुख जा रहा है मगरब की तरफ, तो अब उन्होंने भी मगरब की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। तो बहरहाल कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं, इन्हीं से मुताल्लिक हैं। पहली है, पाकिस्तान में एक इदारा है, एनजीओ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फाफन इसको बोलते हैं। उन्होंने एक जायजा रिपोर्ट ताज़ा तरीन पेश की है जी, और उसके मुताबिक 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के हवाले से जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, उन्होंने अब तक सिर्फ 17% इंतखाबी उजरदारियां और इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक फैसला किया है, 17% एप्लीकेशंस का। अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने क्या करना होता है? आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि 6 माह के अंदर अंदर तमाम इंतखाबी उजरदारियां, यानी कि जितने भी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तें आएंगी वो 6 माह के अंदर अंदर आपने फाइनल करनी है। यानी जो सही हारा है वो भी और जो सही जीता है वो भी, वो 6 माह के अंदर अंदर ओरिजिनल मैंडेट वाले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुंच जाएंगे और सेनेट में पहुंच जाएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि फरवरी में इलेक्शन हुए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 9 महीने और कुछ दिन हो गए हैं, अभी तक इंतखाबी उजरदारियों का फैसला नहीं हुआ। यानी फॉर्म 45 वाले जो हैं वो पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं और फॉर्म 47 वाले आगे आगे हैं, और इसलिए फैसला नहीं हो रहा कि जब भी वो फॉर्म 45 खुलेगा, डब्बा खुलेगा, तो उसमें इनके वोट नहीं होंगे। लिहाजा फैफन ने जो रिपोर्ट की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान भर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने सिर्फ 20 दरखास्तों का फैसला किया है और 23 में से 7 ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक कोई दरखास्त का फैसला नहीं किया, और इस्लामाबाद उनमें शामिल है, पिंडी उनमें शामिल है। और फैफन ने 23 ट्रिब्यूनल में दायर 377 में से 350 दरखास्तों की निशानदेही की, यानी कि 377 इंतखाबी उजरदारियां आई हैं। मजमूई तौर पर 377 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान जो फॉर्म 47 वाले बैठे हैं, 377 और सुराग लाया है, और गुज़श्ता एक माह के दौरान पिटीशन निपटाने की रफ्तार का जायजा लिया। और इसमें पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, चारों सूबों के ट्रिब्यूनल्स हैं, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल है। और बलूचिस्तान ने सिर्फ 3 और जो है बलूचिस्तान के 3 ट्रिब्यूनल्स हैं, और इसी 3 ट्रिब्यूनल्स हैं और 51 में से 30 नताइज के तनाज़े को निपटाया, और खैबर पख्तूनख्वा के 6 हैं, उसमें से 8 दरखास्तों का फैसला हुआ, और सिंध में 5 हैं, उसमें सिर्फ 12 दरखास्तें निपटाई गई। और लाहौर हाई कोर्ट सबसे पीछे है, यानी कि पंजाब 155 दरखास्तों में से सिर्फ 10 दरखास्तें यानी कि 6% हल किया जा सका। अब मैं आपको सादा जुबान में बता दूं
کہ सबसे ज्यादा फ्रॉड तो पंजाब में हुआ है और पंजाब में 155 दरखास्तें हैं और उनमें से सिर्फ 6%, सिर्फ 10 दरखास्तों का फैसला हुआ है और वो भी सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की हद तक। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला भी नहीं किया। ये बात जहन में रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला नहीं किया, जबकि 6 माह के अंदर अंदर ये सब कुछ होना जरूरी है। और अगर ये सब कुछ हो चुका होता तो इस वक्त ये जाली निजाम वैसे ही खत्म हो चुका होता और वो जाली निजाम को बचाना था, इसलिए उसको डिले किया गया और डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को ही मुतनाज़ बना दिया गया। फिर एक नया कानून बना दिया गया कि रिटायर्ड जजों को भी हम ला के इधर बिठाएंगे। अब रिटायर्ड जजों को भी लाया गया है और वो भी सर पकड़ बैठे हैं कि अब इसमें हम क्या इंसाफ करें, क्योंकि है तो सारा फ्रॉड। तो ये सूरत हाल तो है जी। इसी तरीके से ये सारे का सारा पूरा आगे डेटा दिया हुआ है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जनाब 377 टोटल हल्के हैं, यानी कि इंतखाबी ज़रदारियाँ हैं। उनमें से कोई मेरा ख्याल 20-22 एप्लीकेशन जो हैं अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की हद तक निपटाई गई हैं। तो ये तो हो गया आपका पहली खबर। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब ये सारे के सारे कर क्या रहे हैं अपने दफ्तरों में बैठे। और यही वजह है कि जॉर्जिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान ने इलेक्शन में की धांधली और वहां की खातून अपोजिशन खातून रहनुमा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पे फेंकी स्याही और उसका मुंह काला कर दिया और वो पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो। और यही इनका इलाज है जो जॉर्जिया में हुआ। और अगर यहाँ हो तो कहते हो ये क्या कर दिया। तो जनाब लातों के भूत जो वो बातों से नहीं मानते, उन्होंने फौरी फौरी अपना काम करके बता दिया कि ये हैं, इनके मुंह काले कर दिए। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अगली खबर जो है वो है लंदन से। इमरान खान साहब ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मैं वजीर आजम हाउस में बैठा हूं तो इतना खतरनाक नहीं हूं, बाहर निकलूंगा तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, अगर इन्होंने मुझे कैद में डाला तो मैं उससे भी खतरनाक तरीन हो जाऊंगा। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। और वो वाकईतन इमरान खान साहब वही बात कुछ हो रहा है जो कुछ उन्होंने कहा था। अब ये कहीं भी जाते हैं वो तो सारे अपनी जगह पे। पनामा से सिलसिला शुरू हुआ था और फिर गैर मुल्की जायदादों से शुरू हुआ था और आज तक उसकी मनी ट्रेल नहीं दी जा सकी। जो मियाँ शरीफ साहब के बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, उनकी पोतियां हैं, एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता, लेकिन मनी ट्रेल आज तक नहीं दी जा सकी और किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ सामने आता रहता है। अब एक फैसला आया है लंदन हाई कोर्ट का और लंदन हाई कोर्ट का फैसला है, पब्लिक हो चुका है और वह है कि हसन नवाज को लंदन की अदालत ने दिवालिया करार दे दिया, बैंक का दिवालिया करार दे दिया। और उसमें अजीब व गरीब किस्म की चीजें सामने आई हैं और ये ARY न्यूज ने भी रिपोर्ट किया है, जियो न्यूज ने भी रिपोर्ट किया है, बाकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी है, उसमें जी हसन नवाज को लंदन के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दे दिया है। और लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि हसन नवाज को साल 2023 के मुकदमा नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। बरतानवी हाई कोर्ट ने हसन नवाज से मुतालिक हुक्म 29 अप्रैल 2024 को जारी किया था और रिपोर्ट के मुताबिक हसन नवाज से मुतालिक मज़कूरा केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था और उसमें कहा जा रहा है जी कानूनी टीम जो है वो मज़कूरा केस का जायजा ले रही है और जल्द ही वो इस अदालती फैसले का जवाब दाखिल कराएंगे। ये मेरे सामने पड़ा जी एक डॉक्यूमेंट और उसमें हसन नवाज शरीफ नाम लिखा हुआ है, बैंकरप्सी लिखा हुआ है जी और बैंकरप्ट हो गए हैं, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस का है और आगे नंबर लिखा हुआ है, साल 2023 है, ऑर्डर 29 अप्रैल है, स्टेटस लिख दिया गया है जी कि करंटली जो है वो दिवालिया हो चुके हैं। और हसन नवाज का उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अनएम्प्लॉयड है, यानी कि बेरोजगार हैं और फ्लैट का एड्रेस वही लिखा हुआ है एवन फील्ड वाला जो कि जिसमें ये रहते हैं। और उसके बाद फिर आगे जी टाइटल लिखा हुआ है मिस्टर मेल और फिर अनएम्प्लॉयमेंट शो की हुई है जी, आगे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और आगे फिर ये गैजेट का एक बाकायदा पेपर है जी, गैजेट वेबसाइट ऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड है, इसको गैजेट के नाम से याद किया जाता है। तो वहां पे ये सारे का सारा उनकी तफसीलात फराहम कर दी गई हैं और इस तरीके से
یہ معاملہ ہو چکا ہے جناب. برطانیہ میں بھی وہی حال اور پاکستان میں بھی وہی حال. اور اگر کہتے یہ ہیں کہ جناب ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں میری زیادہ نہیں کوئی ہوگی 98 کروڑ 1 ارب روپے کی پراپرٹی ہوگی، اور آج کل تو خیر اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. تو یہ صورتحال چل رہی ہے. اب ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی، انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر مجھے آپ نے ہٹانا ہی تھا تو کچھ چہرے تو اچھے لے آتے جن کو دیکھ کے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کا خون نہ کھولتا اور وہ غصے میں نہ آتے. آپ نے مجھے ہٹایا اور آپ نے ان تمام کرپٹ ٹولے کو لا کے بٹھا دیا، اور ظاہر ہے وہ پاکستان کے عوام وہ کیوں برداشت کریں گے. اتنے بھی وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ہر فیصلے کو اس طریقے سے تسلیم کریں. تو یہ سچویشن ہے جی اس وقت جو لندن سے خبر آئی ہے پوری دنیا میں اس وقت خبر زیر گردش ہے. اب آتے ہیں ذرا ہمارے وہ دانشوران اور وہ صحافی جو کبھی سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، کبھی سیاستدان بن جاتے ہیں، اور کبھی وہ واپس آ کے جرنلزم سٹارٹ کر لیتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب ہیں، بہت سینئر اور بہت ہی قابل احترام ہیں، اور چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور اب ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کے سخت ترین مخالفین میں ہیں اور نواز شریف صاحب کے سخت ترین حامیوں میں ہیں، اور ان کے ساتھ کشتیوں میں سیریں بھی کرتے ہیں. وہ بھی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اپنے ایک شارٹ ٹرم کی بقا کے لیے ساری معیشت کو، یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا گیا. کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، نوجوان آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وی پی این کے فتوے پر مولانا طارق جمیل نے ٹھیک کہا کہ یہ غلط ہے، اسٹوڈنٹس کو اس پر باہر نکلنا چاہیے، یہ روزی آپ کی نوکری کا سوال ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں آیا ہوا ہوں لندن، اور یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی، عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. لندن میں مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مجھے شرمندگی ہوتی ہے. آئی ایم سوری وہ کہتے ہیں. تو یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. تو جناب جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب ڈرائنگ رومز پہ بیٹھ کے یہ ساری سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے اور جنرل باجوہ سے معاملہ طے کیے جا رہے تھے، طے کروائے جا رہے تھے. تو اس وقت یہ سارے باتیں سوچنی چاہیے تھیں، اور اس وقت سمجھدار لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کریں. لیکن وہ کی گئی کیونکہ ذاتی فائدہ، ذاتی دمڑی چمڑی کو بچانا تھا اور ایکسٹینشن حاصل کرنی تھی. اور پاکستان کا کیا ہے جی، ملک تو بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. وہ یہی اس وقت یہی کہا جاتا تھا ملک کا کیا ہے جی، ملک ٹوٹتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں. تو یہ تو فیصلے تو پھر قومی مفاد میں ہوتے ہیں. تو یہ قومی مفاد کا فیصلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ ہے جناب. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ پیچھے پیچھے ہیں، اور اس وقت حکومت تیاری کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں آئیں آ کے بات کریں، بات چیت کریں، ہم سے بات کیوں نہیں کرتے. عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب کہ جس حکومت کا سربراہ یہ کہے کہ ہم فقیر ہیں، بیگرز ناٹ چوزرز، تو ان بیگرز سے کون بات کرے گا؟ کیونکہ فارم 45 عمران خان کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ملک بھر کے جو فارم 45 کے ڈبے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں. تو عمران خان انہی سے بات کرے گا جن کے پاس فارم 45 کے ڈبے پڑے ہیں. وہ فارم 47 والوں سے کیوں بات کرے گا، اور آپ کے پاس دینے کو ہے ہی کیا؟ تو یہ تھی اب تک کی خبریں جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.